हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात करेंगे आज यूनिट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। और जैसा मैंने आपको पॉलीमर्स के साथ ही बता दिया था कि पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपके लिए 5 से 6 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब इसको मैंने पूरा एकदम जितना मैक्सिमम हो सकता है वो सारी चीजें मैंने यूनिट में कवर किया है। और उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा इसमें कि क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन चीजों पर हमें बहुत ध्यान देना है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। पॉलीमर्स छोटा सा यूनिट है तो वहां पे आप सभी चीजें आसानी से कर सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स बहुत बड़ा है तो इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हम आसानी से कर, क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो तब सबसे पहले डेफिनेशन पर आ जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स आर द कॉम्प्लेक्स organic compound, are the complex organic compound which makes the living matter, जो living matter मतलब plants और animals को build up करता है वो है biomolecules, which makes the living matter and responsible for growth and maintenance of living organism, responsible for growth and maintenance of living organism. Living organism mainly contain carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen, phosphorus and sulfur। ये चीजें हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो बॉडी है या प्लांट्स की जो बॉडी है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किससे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर से मिलकर होता है। सल्फर भी बहुत सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स के बनाने में पार्टिसिपेट करता है। बोन्स के अंदर फास्फोरस रहता है। ऑक्सीजन लिविंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन है। ट्रेस अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, कोबाल्ट, आयोडीन। आयोडीन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। आयोडीन की कमी से गोइटर नाम की डिसीज होगी। गोइटर इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटल ग्रोथ, ठीक है। मेंटली रिटार्डेड हो जाता है आदमी अगर उसके अंदर आयोडीन की कमी है। मैग्नीशियम प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल जो है वो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंटर होता है। आयरन इज द सेंटर फॉर द हीमोग्लोबिन, और आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का सेंटर है जो कि पूरे ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। जिंक भी वाइटल लाइफ के लिए जिंक का भी बहुत जरूरत होता है। जिंक के प्रेजेंस के कारण कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी आंखें रात को चमकती हैं, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन हो गया जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। और इसके बाद कोबाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 का सेंटर होता है। कोबाल्ट इज द सेंटर फॉर द विटामिन B12। कोबाल्ट विटामिन B12 का सेंटर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इससे रिलेटेड। इसके बाद केमिकल कंपोजिशन में अगर एक व्यक्ति का वेट लगभग 65 kg के आसपास है तो उसमें वाटर रहेगा 61%, प्रोटीन 17, लिपिड्स 13.8, कार्बोहाइड्रेट 1.5 और मिनरल्स रहते हैं 6.1%। तो ये आपके 65 kg के वेट के हिसाब से डिसाइडेड है। तो फिर से एक बार, बायोमोलिक्यूल्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेक्स द लिविंग मैटर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन्स। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। इट्स जनरल फॉर्मूला इज CxH2O होल Y। इट्स जनरल फॉर्मूला इज CxH2O होल Y। इसका जनरल फॉर्मूला CxH2O होल Y होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो,
बेसिक्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलिसिस और बेसिक्स ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बेस पे हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बेसिक्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे दो टाइप का होता है, सुगर्स एंड नॉन सुगर्स, सुगर्स एंड नॉन सुगर्स। तो सुगर क्या होते हैं? कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेरे साथ साथ याद करते हुए चलेंगे तो आपको कोई तनाव नहीं होगा इस बात का कि याद नहीं हो रही है चीजें, ठीक है। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो स्वीट इन टेस्ट है उसको हम कहते हैं सुगर। सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर क्या होते हैं? सुगर्स सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। लैक्टोज इज द मिल्क सुगर। मिल्क सुगर कौन सी होती है? लैक्टोज होती है, जो गन्ने के रस में रहती है। केन सुगर जूस जो रहता है वो कौन सी सुगर होती है? सुक्रोज होती है। जो फ्रूट्स के अंदर रहेगी वो फ्रक्टोज, जो फ्रूट्स के अंदर रहेगी वो फ्रक्टोज। और ग्रेप्स एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर ग्लूकोज शुगर रहता है। ग्रेप्स एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर ग्लूकोज शुगर रहता है। अब नॉन शुगर्स क्या होते हैं? कलरलेस टेस्टलेस, कलरलेस टेस्टलेस अमॉर्फस सॉलिड, लेस सोल्यूबल इन वाटर। तो स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, ये सब नॉन शुगर्स कहलाते हैं। उसके बाद बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो बेसिक्स ऑफ हाइड्रोलिसिस में क्या क्या आता है? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनो जो सिंगल सुगर यूनिट है, कैन नॉट बी फर्दर डिकम्पोज बाय हाइड्रोलिसिस। अब आ जाते हैं वन बाय वन, इसको करते हैं। मोनोसैकेराइड which cannot be broken into lower sugar. It is the simplest sugar. Glucose, fructose, ribose और glucose, fructose, ribose और glucose, ये सब कैसे हैं? जिनका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, जिनका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ये सब कैसे हैं? मोनोसैकेराइड्स हैं। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? which produces 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis, जिसके जल अपघटन पर 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। जिसके हाइड्रोलिसिस पर 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे डाइसैकेराइड। तो मोल्टोज डाइसैकेराइड है, फॉर्मूला इज C12H22O11। पानी डालोगे मोल्टोज के अंदर तो क्या बना के देगा? ग्लूकोज बना के देगा। मोल्टोज के अंदर पानी डालेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज की 2 यूनिट्स बनेगी। उसके बाद सुक्रोज। तो सुक्रोज को जब वाटर से ट्रीट करोगे तो इट गिव्स 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज। सुक्रोज वाटर डालने पर क्या बनाता है? 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज। इसके बाद लैक्टोज। लैक्टोज 2 चीजें बनाता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये एक ही जैसे फॉर्मेट रहते हैं, थोड़े से चेंजेस रहते हैं, बस आप नाम याद रख लो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो दीज आर द डाइसैकेराइड। उसके बाद ट्राइसैकेराइड। ओलिगो में 2 से लेकर के 10 तक, जो 2 से लेकर के 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। अब आया ट्राइसैकेराइड। तो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट जो प्रोड्यूस करेगा उसको क्या कहेंगे? ट्राइसैकेराइड कहेंगे। एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, रैफिनोज। और रैफिनोज को अगर हम वाटर से ट्रीट करते हैं तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों बनेगा, ये ध्यान रखेंगे। जेई में प्रीवियस ईयर 12-13 में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें इसका हाइड्रोलिसिस दिया, ग्लूकोज फ्रक्टोज बना, और तीसरा कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा ये पूछा था। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बनता है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद बात कर रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो विच प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, जो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स।
तो पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल हो सकता है स्टार्च और सेल्यूलोज। स्टार्च एंड cellulose are the polysaccharide which produces more than 10 monosaccharide units on hydrolysis। जो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उनको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिक्स ऑफ रिडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने आपको बोला कि यूनिट तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिस्टिंग्विश करते हुए भी चलेंगे। तो पॉलीसैकेराइड ऑन द बेसिक्स ऑफ रिडक्शन, दो टाइप की होती है शुगर, दैट इज रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दो प्रकार की होती है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? विच रिड्यूसेस द tolerance reagent and failing solution, which reduces the tolerance reagent and failing solution। देखो जैसे मैंने कहा ग्लूकोज, तो C6H12O6, अगर मैं इसको टॉलेंस रिएजेंट से ट्रीट करता हूं, टॉलेंस रिएजेंट से ट्रीट करता हूं तो क्या हो जाएगा? C6H12O7 और Ag बाहर चला जाएगा। तो ये कहां पे था? पहले +1 पे था, +1 से कहां गया? 0 पे गया। इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। किसने रिड्यूस किया? ग्लूकोज ने इसको रिड्यूस कर दिया, ग्लूकोज ने इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस द फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। रिड्यूसेस द फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस reagent are called reducing sugar. Example is very important: glucose, fructose, maltose और lactose, ये सब reducing sugar है। फ्रक्टोज के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो अल्डिहाइड ग्रुप का, अल्डोहेक्सोज का कीटोइनॉल आइसोमर भी होता है, कीटोइनॉल आइसोमर भी होता है, इसलिए वो क्या करेगा? उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं? आर दोज शुगर्स विच रिड्यूसेस द फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं वो रिड्यूसिंग शुगर है। नॉन रिड्यूसिंग, अब देखो जैसे स्टार्च है या सेल्यूलोज है, तो इनके अंदर भी एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप होता है, लेकिन वो फ्री नहीं होता। जैसे CHO फ्री नहीं है, तो अगर CHO फ्री नहीं है तो वो एल्डिहाइड वो टॉलेंस रिएजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच डू नॉट रिड्यूस द फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेंगे उसको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जबकि मोल्टोज जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है। तो सुक्रोज, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट वन, ग्लूकोज। तो देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6, एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। ठीक है, 5 OH ग्रुप रहते हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 5 OH ग्रुप। अब 2 डिग्री, 4 उसमें से 2 डिग्री वाले हैं, एक ही CH2OH है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का एक ग्रुप है इसमें और 4 इसमें 2 डिग्री वाले अल्कोहल ग्रुप हैं। अब ग्लूकोज के बारे में और क्या क्या ध्यान रखेंगे? 4 कायरल कार्बन सेंटर। ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन सेंटर होती है, 1 2 3 और 4। क्या होते हैं कायरल कार्बन सेंटर? जिसपे जुड़े हुए चारों ग्रुप, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग टाइप के ग्रुप से जुड़ी हुई हो। देखो जैसे इधर एक H है, इधर OH है, इधर CHO ग्रुप है और इधर ये 4 कार्बन का ग्रुप है, तो दैट इज अ कायरल कार्बन। और इस कायरल कार्बन के प्रेजेंस के कारण
ग्लूकोज में जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। तो ग्लूकोज के नॉर्मल स्ट्रक्चर में 4 कायरल कार्बन एटम है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आ भी चुका है, नीट 2016 या 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज containing 5 chiral carbon atom, 5 chiral कार्बन एटम। साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर 5 कायरल कार्बन एटम होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो कितने कायरल कार्बन है ग्लूकोज में? 4। ऑप्टिकल आइसोमर हम कैसे निकालते हैं? 2 to the power n, वेयर n इज द कायरल। तो 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं ग्लूकोज के। रैसमिक इज ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव बाई 2, तो 16 by 2 कितना आ गया? 8 आ गया। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहते हैं क्योंकि नेचुरली ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होता है। और ग्रेप शुगर के अंदर भी बहुत सारा ग्लूकोज मिलता है, ये ध्यान रखना है। ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड शुगर, ब्लड शुगर भी ग्लूकोज को कहते हैं। और जिनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बनता है या प्रॉपरली कैरी नहीं होता है, उनके अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और इसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज। नॉर्मल रेंज ऑफ द ग्लूकोज इज 65 to 110 milligram per 100 ml of blood. Okay, so this is important information related with the glucose. Then we are talking about the DL, dextrolivo. For this purpose glyceraldehyde is taken. glyceraldehyde का मॉलिक्यूल सबसे छोटा है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। असिमेट्रिक कार्बन एटम है इसके पास। देखो यहां पे एक ऐसा कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी, इधर CHO, इधर CH2OH और इधर H और इधर OH, तो ये डीग्लिसरल्डिहाइड है। दिस इज कॉल्ड डीग्लिसरल्डिहाइड। अगर इसको मैं ऐसा लिख दूं तो ये हो जाएगा लिवोग्लिसरल्डिहाइड, लिवोग्लिसरल्डिहाइड। तो DL कॉम्पोजिशन समझने के लिए हम एनांशियोमेरिक फॉर्म यूज करते हैं किसका? ग्लिसरल्डिहाइड का। किसका? ग्लिसरल्डिहाइड का। OH ग्रुप टुवर्ड्स राइट होगा, OH ग्रुप इज टुवर्ड्स राइट, तो दिस इज कॉल्ड डीग्लिसरल्डिहाइड। और जब ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगा तो इसको हम कहेंगे एल ग्लिसरल्डिहाइड, DL। ओके, तो D इज द डेक्स्ट्रो, D इज द पॉजिटिव रोटेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड। इसी से फिर आगे के कंपाउंड में डेक्स्ट्रो और लिवो को हम पढ़ते हैं, ठीक है। OH ग्रुप टुवर्ड्स लेफ्ट जब होगा तो उसको हम कहेंगे एल ग्लिसरल्डिहाइड। देखो यहां पे फर्स्ट कार्बन पर ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन का जो OH ग्रुप है वो टुवर्ड्स राइट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? डी ग्लूकोज। कॉमनली इट इज डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। खैर इसका कोई खास काम नहीं है। आगे देखिए प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, मल्टोज के अंदर पानी डाल दीजिए, स्टार्च के अंदर वाटर से ट्रीट कर दीजिए स्टार्च को, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज पर। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुरू हो रहे हैं। देयर इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन, तो टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन और एक्वस ब्रोमीन। फिर से टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन और एक्वस ब्रोमीन, इनमें से कोई भी रिएजेंट अगर आप यूज करोगे, दीज आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे फैलिंग सॉल्यूशन यूज करोगे तो ये इसको लेके जाएगा C6H12O7 में, और साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो फैलिंग, टॉलेंस एंड ब्रोमीन एक्वस, तीनों को एक साथ याद करो। फैलिंग, टॉलेंस एंड ब्रोमीन एक्वस कन्वर्टेड द ग्लूकोज इनटू ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज को कहां ले जाते हैं? ग्लूकोनिक एसिड में ले जाते हैं। फैलिंग, टॉलेंस
and aqueous solution of bromine oxidize the glucose into gluconic acid. ग्लूकोज को कहां पे ऑक्सीडाइज करते हैं? ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं। अगले रिएक्शन पे आते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन। तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट आ जाएगा। रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज देयर विथ फैलिंग सॉल्यूशन। ब्रोमीन भी क्या करेगा? ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा। तो तीनों को एक साथ याद करेंगे। ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं ग्लूकोनिक एसिड में कौन कौन से कंपाउंड आर द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट एंड ब्रोमीन का एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रिक एसिड एज कंपेयर टू द फैलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट एंड ब्रोमीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये कन्वर्ट करके देगा आपको ग्लूकोज को ग्लूकोसैकरिक एसिड में। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज इनटू ग्लूकोसैकरिक एसिड। क्या काम किया उसने? CHO तो इजीली चला जाएगा। जो प्राइमरी अल्कोहल का CH2OH ग्रुप था इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया। तो COH, CHOH whole 4 COH is the formula for the glucosaccharic acid. रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिडक्शन में देखो, सोडियम इथाइल अल्कोहल या NaHG यूज करोगे तो ग्लूकोज का जो CHO ग्रुप है, दैट ग्रुप इज CHO group is oxidized into CH2OH and this compound is called सार्बिटॉल। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? सार्बिटॉल कहते हैं। CH2OH, CHOH whole 4 CH2OH. This compound is called sorbitol. Again, one important reaction is there. Again, one very important reaction is there. Very important reaction is there. Glucose is converted into normal hexane in presence of HI. अगर HI के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में हम ग्लूकोज को रिड्यूस करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। इट गिव्स नॉर्मल हेक्सेन। इट इज जस्टिफिकेशन ऑफ द चेन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप चेन के फॉर्म में हम लोग बनाते हैं उसको जस्टिफाई भी करता है। इट जस्टिफाई द चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब क्योंकि एल्डिहाइड है तो उसकी प्रॉपर्टी नॉर्मल एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी भी होगी, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करेगा। साइनोहाइड्रिन HCN के साथ ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाएगा। HCN के साथ ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाएगा। हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ ग्लूकोक्सिम, हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ ग्लूकोक्सिम बनाएगा। हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ ग्लूकोक्सिम बनाएगा। इस रिएक्शन का आपका प्रैक्टिस है, कुछ करना नहीं है इसमें। H2O हटाना है और NOH को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है तो ग्लूकोक्सिम बन जाएगा। रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या बनता है? ग्लूकोसाजोन बनता है। द कंपाउंड इज ग्लूकोसाजोन। द कंपाउंड इज ग्लूकोसाजोन। द कंपाउंड इज ग्लूकोसाजोन। देखो मैं आपको करके भी बताता हूं। CHO, CHOH, अदर पोर्शन पे हमने कोई काम नहीं किया तो ये हो जाएगा अदर पोर्शन आपका CHOH, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। उसके बाद फिनाइल हाइड्रोजीन NH2, NHC6H5 is the formula for the phenyl hydrazine NH2NHC6H5। प्रोडक्ट का नाम ध्यान रखना है, लेकिन फॉर्मूला निकालना पड़े तो मैं आपको रिएक्शन भी बता दे रहा हूं एक बार। ऐसा तो लिखा हुआ है बट वंस मोर। तो देखो यहां से क्या काम करना है, ये वाटर एलिमिनेट कराना है तो पहले कार्बन की रिएक्शन कंप्लीट। अब दूसरे कार्बन पे देखो, यहां से एक H इसको दे दो तो ये हो गया NH3 बाहर चला गया। ऐसा नहीं करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, थोड़ा अच्छे से करते हैं। यहां पे ये
ये OH था हमारे पास, तो एक H मैंने इसको दिया, तो ये हो गया NH2 था ये, तो ये हो जाएगा यहां से NH2 से NH3, एक ऑक्सीजन यहां से निकाला इसके साथ, तो ये आ जाएगा H2 आ गया, तो डबल बॉन्ड N और आ जाएगा, ठीक है। और एक H यहां से इसको रिवर्स करके दिया, तो ये हो जाएगा अनिलीन। तो क्या क्या बन गया देखो, CH डबल बॉन्ड N NH C6H5, C डबल बॉन्ड N NH C6H5, तीसरे कार्बन से हमने यहां कोई काम नहीं किया है, तो CHOH होल थ्राइस CH2OH इज द फॉर्मूला फॉर द ग्लूकोसाजोन, ये फॉर्मूला है ग्लूकोसाजोन का, तो देयर इज द ग्लूकोसाजोन। तो ग्लूकोज फेनाइल हाइड्रोजीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ग्लूकोसाजोन बनाता है, ग्लूकोसाजोन बनाता है। इसके बाद मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी तो मिथाइल ग्लूकोसाइड बनेगा, मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके मिथाइल ग्लूकोसाइड बनाएगा। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दोगे तो ब्लैक एश बनेगी, काली राख उत्पन्न होगी, जिससे आपके कंप्यूटर प्रिंटर का इंक बनता है, जिससे कंप्यूटर की प्रिंटिंग के लिए ब्लैक इंक बनाते हैं। इफेक्ट ऑफ अल्कली, when glucose is warmed up with concentrated alkali, glucose is warmed up with concentrated alkali, first turns yellow, then brown, and finally it gives the resinous mass, finally resinous mass में convert हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेटेड NOH ध्यान रखना है, resinous mass बनाता है। इफेक्ट ऑफ dilute alkali, it is important when a dilute solution of glucose is warmed up with the dilute alkali, some amount of glucose is converted into D-fructose and D-mannose। तो ग्लूकोज का कुछ अमाउंट डेक्स्ट्रोफ्रक्टोज और मैनोज में कन्वर्ट हो जाता है। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर द एपीमर्स, जिसमें सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफर करता है, उसको हम कहते हैं एपीमर्स। देखो जैसे ये आपके स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं हम, ये हुआ आपका फर्स्ट कार्बन, तो ये कीटोइनॉल फॉर्म से मैनोज में शिफ्ट हो रहा है, तो इसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे ध्यान रखना है, अगर वो सेकेंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करता है तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपीमर्स। जैसे यहां से ये CHO से आ रहे हैं, तो CHO के बाद इधर का OH और इधर OH, ठीक है। अगर सेकेंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एपीमर्स कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अब ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में एक लाइन इसमें भी ये भी ध्यान रखना है। तो डाइल्यूट एल्कली का जो इफेक्ट है उसको हम लॉब्री डी ब्रायन वैन एकस्टीन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का जो था उसको हावर्थ ने बनाया था। किसने प्रोड्यूस किया था उसको? हावर्थ ने प्रोड्यूस किया था। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये ध्यान रखेंगे, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज जो है उसमें फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन देखिए डिफर कर रहा है। यहां पे डिफर, अगर ये डाउन साइड रहता है तो टुवर्ड्स राइट कंसीड होता है। अब ये सब कंसीडरेंस है, मतलब जैसे साइन कन्वेंशन होता है ना, वैसी चीजें हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर आनोमर्स। तो जिसपे सेकेंड कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करेगा वो एपीमर्स, जिसपे फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करेगा वो क्या कहलाते हैं? आनोमर्स कहलाते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स। और 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, 6 कार्बन नहीं, 6 मेंबर्ड की रिंग होती है, क्योंकि एक कार्बन तो बाहर है यहां पे, ठीक है। तो दिस 6 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड पायरॉन। 6 मेंबर्ड रिंग को हम क्या कहते हैं? पायरॉन रिंग कहते हैं। ये फॉर्मेशन दिखाया है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो
अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में साइक्लिक कैसे हो जाता है, 1,4 लिंकिंग होती है इसमें, तो 1,4 लिंकिंग से ये चले जाता है बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में, इसका कोई काम नहीं है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, म्यूटार रोटेशन। तो दो चीजें देखो, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा वो रिड्यूसिंग, जो रिड्यूस नहीं करेगा वो नॉन रिड्यूसिंग। जैसे सुक्रोज का एक एग्जांपल ध्यान रखना है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है जबकि मोल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें आई, तो ग्लूकोज में 4 कायरल होते हैं, साइक्लिक होगा तो 5 कायरल होगा, 16 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बनाएगा नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ओके। अब इसके बाद एनोमर्स और एपीमर्स, 2 इंपॉर्टेंट बातें और आई। एपीमर्स क्या होते हैं, जिसमें C2 पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करता है, एनोमर्स क्या होते हैं जिसमें C1 पर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करता है। अब म्यूटार रोटेशन, तो म्यूटार रोटेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। मैंने आपको बताया था कि जैसे सूरज जब निकलता है तो पृथ्वी पर वो ईस्ट से दिखाई देता है, लेकिन धीरे 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 शिफ्ट होता हुआ लास्ट में कहां चला जाता है, वो पश्चिम दिशा में। जब डूबने लगता है, डूबने वाला रहता है तो पश्चिम तक चले जाता है, मतलब पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इसी तरह ये कंपाउंड्स भी क्या करते हैं, इनके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो रोटेट करते हैं, उसी से रिलेशन है इसका, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड म्यूटार रोटेशन। अब स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, मतलब याद करना है इसको, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा डी ग्लूकोज इज 111 डिग्री, 111 डिग्री के आसपास होता है। When aqueous solution is kept for some time, और अगर उसको हम कुछ देर तक रखते हैं तो धीरे 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 एंगल कम होता जाएगा and it is converted into 52.5 degree, and where the specific rotation of freshly prepared solution of beta D glucose is 19.2 degree, 19.2 डिग्री जब वो इनिशियल पे है, और धीरे धीरे यहां पे इंक्रीज होता है 52.5 पर, तो 52.5 इज द इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखना है कि 52.5 इज द इक्विलिब्रियम एंगल, 52.5 इज द इक्विलिब्रियम एंगल। अब इस बात को किसका कितना रोटेशन होता है इसको हमको याद करना पड़ेगा, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज में 111 और ये कम होते होते आता है 52.5 पर, बीटा डी ग्लूकोज में 19.2 और ये बढ़ते बढ़ते जाता है 52.5 पर, तो 52.5 इक्विलिब्रियम एंगल होगा, ओके। इसके बाद फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फॉर्मूला एज सेम एज ग्लूकोज, 3 कायरल कार्बन एंड 8 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, 3 कायरल कार्बन एंड 8 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। इसके बाद ये टॉपिक होगा आपका सुक्रोज, कैन शुगर के बारे में। तो कैन शुगर जो होती है वो देखो, जब में हम वाटर डालते हैं और एंजाइम लगाते हैं इन्वार्टेज, तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना के देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना के देता है, ठीक है। जिसमें ग्लूकोज का जो रोटेशन एंगल है वो 52.5 जबकि फ्रक्टोज का 92.4 है, तो मोर नेगेटिव पोर्शन हो गया इसमें, मोर नेगेटिव पोर्शन हो गया। आफ्टर हाइड्रोलिसिस सुक्रोज गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लीवोरोटेटरी फ्रक्टोज, ठीक है। लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज, वो 52.5 पे था, वो -92 पर है। द रिजल्टेंट मिक्सचर इज लीवो रोटेटरी, इसका रिजल्टेंट मिक्सचर कैसा रहता है, लीवो रोटेटरी रहता है। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इन्वर्शन, एंड दिस चेंज इज नोन एज इन्वर्शन। सो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑल्सो नोन एज इन्वर्ट शुगर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर होता है उसको हम इसीलिए इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज into
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज कॉल्ड इन्वर्शन। इस फिनोमेना को हम इन्वर्शन कहते हैं। मेनली ये क्या होता है, मेनली ये फ्रक्टोज का कॉम्पोजिशन चूंकि माइनस वाले का पोर्शन ज्यादा है तो मेनली ये लीवो रोटेटरी रहेगा। रिजल्टेंट कैसा रहेगा, द रिजल्टेंट मिक्सचर इज लीवो रोटेटरी। दिस चेंज इज नोन एज इन्वर्शन। और इन्वर्शन के फिनोमेना को वॉल्डन ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था इसको, वॉल्डन ने डिस्कवर किया था। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, दैट इज अबाउट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो व्हाट इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिससे दो मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में कनेक्ट होती है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट, म्यूटा रोटेशन इज इंपॉर्टेंट, reducing and non-reducing sugar is important, apimers and anomers are important, and the glycosidic linkage is also important. तो दो मोनोसैकेराइड की यूनिट आपस में जिस बॉन्ड से जुड़ती है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दो प्रोटीन या अमाइनो एसिड की यूनिट आपस में जिससे जुड़ती है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। और दो न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आपस में जिससे जुड़ती है उसको हम कहते हैं फॉस्फेट डाइएस्टर लिंकेज। तो ये तीन लिंकेज है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट डाइएस्टर लिंकेज इज इन द यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, तो दिस इज अबाउट द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इसके ड्रॉ करने का कोई काम आपको नहीं है, 1,4 पर लिंक होता है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो दिस इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। लैक्टोज के बारे में भी थोड़ी इंफॉर्मेशन। तो लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर है, डाइसैकेराइड होता है लैक्टोज। ठीक है, कैसा होता है, मिल्क शुगर होता है। रिड्यूसेस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट एंड इट हैज 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें भी 1,4 का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो अब बात करते हैं विटामिन के बारे में, अबाउट विटामिन्स। तो विटामिन्स में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो विटामिन्स बहुत कम मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि हमारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कई बार आप देखेंगे कि विटामिन डेफिशिएंसी के कारण बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिसीजेज होती है, पूरी बॉडी एक्टिविटी स्लो हो जाती है और कई बार ऐसा भी होता है कि डेथ भी हो जाती है उसके कारण। कई बार आप ऐसा सुनेंगे कि रात को बहुत अच्छे से खाना वाना खा के सोए थे लेकिन सुबह जो है वो उठे ही नहीं। तो इस टाइप की जो परेशानियां होती है, दिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन्स। ये विटामिन्स की डेफिशिएंसी के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स है। विटामिन्स को फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट किया था फंक ने, पहले विटामिन को आइसोलेट किया फंक ने। और फर्स्ट आर्टिफिशियल सिंथेसिस, आर्टिफिशियली पहला जो विटामिन सिंथेसिस हुआ वो है विटामिन सी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्लास के बारे में विटामिन की। तो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। विटामिन आर वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं, सी और बी की सभी क्लास वाटर सोल्यूबल में आती है। फैट सोल्यूबल में कौन कौन से विटामिन आते हैं, ए, डी, के, ई जो विटामिन हैं ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इट इज इन कैटेगरी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। और 1 बाय 1 सभी के डिस्क्रिप्शन को याद करते हैं। पहला विटामिन सी, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है उसके बारे में बात करें तो इसका केमिकल नाम आपको याद रखना है। क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। हालांकि विटामिन के फॉर्मूले बहुत बड़े होते हैं तो नॉर्मली विटामिन का कोई फॉर्मूला कभी पूछना नहीं चाहिए, लेकिन विटामिन B6 का फॉर्मूला है C6H8O6 और एक बार ये पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैंने इसको आपको बताया। C6H8O6 इज द फॉर्मूला ऑफ द
विटामिन सी। अब विटामिन सी जो होता है इट इज फाउंड इन ऑल सिट्रस, सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है। आंवला कंटेंट मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ विटामिन सी। आंवला, इसीलिए आंवले को बोलते हैं कि ये बहुत सारी बीमारियों की एक मात्र दवा है ना। तो विटामिन सी रिच होता है आंवला। उसके साथ साथ ग्रीन चिलीज में भी विटामिन सी होता है। मौसम्बी, ऑरेंजेस, नींबू जिसको लेमन कहते हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है। सिट्रस मतलब जो खट्टे हैं उनमें सब में विटामिन सी होगा, ये कॉमन बात हो गई। आंवला में सबसे ज्यादा मिलता है, ग्रीन चिलीज में भी मिलता है, कच्चे आम में भी विटामिन सी मिलता है। इन अनराइप्ड मैंगो विटामिन सी इज देयर। लेकिन जब आम पकता है तो इसका विटामिन सी विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात, और बायोलॉजी में भी ये चीजें चूंकि काम में आती है इसलिए बहुत सिंसियरिटी के साथ सुनना है बात को। तो जब जो है आम पक जाता है तो विटामिन सी इज कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद विटामिन सी इज एब्सेंट इन मिल्क। कभी कभी बायोलॉजी में एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक बच्चा है जिसको जन्म से केवल दूध पिलाया गया है, जन्म से केवल दूध पिलाया गया है, मतलब ओनली मिल्क दिया गया उसको खाने पीने के लिए, जितने सोर्सेस है, तो उसको कौन सा डिसीज हो सकता है? तो दैट डिसीज इज द डिसीज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, क्योंकि उसकी बॉडी में विटामिन सी बिल्कुल नहीं गया। मिल्क के अंदर विटामिन सी एब्सेंट होता है और इसके साथ साथ मिल्क के अंदर आयरन भी एब्सेंट होता है। सो मिल्क इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंप्लीट फूड। हालांकि नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि मिल्क इज द कंप्लीट फूड, बट मिल्क इज नॉट कंप्लीट फूड बिकॉज विटामिन सी एंड आयरन इज एब्सेंट इन द मिल्क। विटामिन सी एंड आयरन इज एब्सेंट इन द मिल्क। ठीक है। एग इज द कंप्लीट फूड। एग के अंदर सभी चीजें मिलती हैं। ऑल विटामिन एंड ऑल मिनरल्स आर देयर इन एग। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अंडे खाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस रहते हैं, डिफरेंट सोर्सेस से ले लीजिए। ठीक है। लेकिन एग इज द कंप्लीट फूड। एग को हम कंप्लीट फूड कह सकते हैं, जबकि मिल्क को हम कंप्लीट फूड नहीं कह सकते। कारण यह है कि मिल्क के अंदर विटामिन सी और आयरन एब्सेंट होती है। अब बात करेंगे दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, डेफिशिएंसी डिसीज काज्ड बाय द विटामिन सी इज द स्कर्वी। विटामिन सी का डेफिशिएंसी डिसीज है स्कर्वी। स्कर्वी इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन सी, और स्कर्वी इज द डिसीज ऑफ ब्लीडिंग ऑफ गम्स। इसमें दांतों की मसूड़ों से खून निकलता है और फाइनली वो पायरिया जैसा हो जाता है। कई बार तो पूरे दांत भी झड़ जाते हैं, दांत निकल जाते हैं पूरे, इतनी मसूड़े कमजोर हो जाती है। तो विटामिन सी में क्या क्या चीजें ध्यान रखना है? इसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी डिसीज स्कर्वी, डेफिशिएंसी डिसीज स्कर्वी। इसके बाद B1, तो B1 का नाम है थायामाइन। B1 इज कॉल्ड थायामाइन, और इसके सोर्सेस हैं पल्सेस, दाल, राइस, व्हीट, जितने भी ग्रेन्स हैं वो सब विटामिन बी के सोर्सेस हैं। मिल्क सब में कॉमन हो जाएगा, केवल विटामिन सी को छोड़कर। ठीक है। तो विटामिन B1 के जो सोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं? विटामिन B1 के जो सोर्सेस हैं वो हैं आपके पास पल्सेस, राइस, व्हीट, मिल्क, लिवर, किडनी। और विटामिन B1 का जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो है बेरी। कौन सा डेफिशिएंसी डिसीज होता है? विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होता है? बेरी डिसीज होता है, टू से नहीं होता। बेरी डिसीज इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। तो B1 का डेफिशिएंसी डिसीज है बेरी, जिसमें बार बार ग्लूकोज लेवल कम होता है बॉडी का। तो विटामिन बी का डेफिशिएंसी डिसीज है बेरी। B2 राइबोफ्लेविन। सोर्सेस आर पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल्स, एग, ये सब विटामिन B2 के सोर्सेस हैं। और विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। B1 इज थायामाइन, B2 इज राइबोफ्लेविन।
और काइलोसिस इज द डेफिशिएंसी डिसीज। काइलोसिस इज द डेफिशिएंसी डिसीज कॉज्ड बाय द विटामिन B2। B2 का डेफिशिएंसी डिसीज है काइलोसिस। और काइलोसिस के अंदर क्या होता है? क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ फूट एंड लिप्स। बहुत ही कॉमन डिसीज है हमारे यहाँ पे। तो सभी के, लगभग सभी के ओठ और पैर फटे रहते हैं, हाथ पैरों की एड़ियां फटी रहती है, तो आसानी से इसको देख सकते हैं। तो विटामिन B2 का डेफिशिएंसी डिसीज है काइलोसिस, क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर्स ऑफ फूट एंड लिप्स। इसके बाद B3 इज कॉल्ड निकोटेनिक एसिड। क्या कहते हैं? निकोटेनिक एसिड कहते हैं। निकोटेनिक एसिड कहां मिलेगा? मशरूम्स, ग्राउंडनट, ब्रेड और ईस्ट में मिलेगा। डेफिशिएंसी डिसीज है पेलिग्रा। B3 का डेफिशिएंसी डिसीज है पेलिग्रा। B3 का डेफिशिएंसी डिसीज है पेलिग्रा। मस्कुलर एट्रोफी का डिसीज होता है पेलिग्रा। इसके बाद B5 इज कॉल्ड पेंटोथेनिक एसिड। B5 को क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक एसिड। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखो, B3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नियोसिन कहते हैं, और डेफिशिएंसी डिसीज है पेलिग्रा। डेफिशिएंसी डिसीज है पेलिग्रा। B5 इज पेंटोथेनिक एसिड। स्वेलिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन एंड डिप्रेशंस, ये इसका डेफिशिएंसी डिसीज है। ओके। B6 पायरिडॉक्सिन, डेफिशिएंसी डिसीज इज स्पेसिफिक डर्मेटाइटिस। B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज है इसका स्पेसिफिक डर्मेटाइटिस। स्पेसिफिक डर्मेटाइटिस। B12 इज कॉल्ड साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन is the deficiency disease caused by the vitamin B12। और B12 का सेंटर होता है कोबाल्ट मेटल। B12 का सेंटर है कोबाल्ट मेटल। और इसके सोर्सेस हैं, B12 के जो सोर्सेस हैं वो है मिल्क, एग और लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल्स। और इसका डेफिशिएंसी डिसीज है B12 का डेफिशिएंसी डिसीज है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन B12। और एनीमिया उस डिसीज को कहते हैं हम जिसमें लैकिंग ऑफ आरबीसी इन द ब्लड सेल, जिसमें ब्लड सेल के अंदर आरबीसी का काउंट कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल का काउंट कम हो जाता है, उसको हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है। एनीमिया जो है आयरन की कमी से भी होता है। आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है। दिस इज कॉल्ड हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया। एंड वन एनीमिया इज द जेनेटिकल डिसऑर्डर, इट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। एक एनीमिया अनुवांशिक रोग भी है जिसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और हिंदुस्तान में ये छत्तीसगढ़ और इधर का जो ट्राइबल बेल्ट है इनके अंदर मिलता है पर्नीशियस एनीमिया। मोस्टली इट इज फाउंड इन अफ्रीकन निग्रोस। मुख्यतः ये अफ्रीकी निग्रोज में पाया जाता है। और सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी का अपना शेप है, आरबीसी का जो अपना ओवल शेप होता है वो सिकल जैसा हो जाता है। सिकल जैसा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो श्रिंक हो जाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। फिर डिक्रीज द लाइफ स्पैन, जो कि लाइफ स्पैन को डिक्रीज कर देगा, जो कि लाइफ स्पैन को डिक्रीज कर देगा। इसके बाद विटामिन H, नाइदर वाटर सोल्यूबल नॉर फैट सोल्यूबल, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक एज ग्रोथ, फॉलिंग ऑफ हेयर्स एंड स्किन डिसीजेस। क्विक एज ग्रोथ, फॉलिंग ऑफ हेयर्स एंड स्किन डिसीजेस। जो लोग फूड मटेरियल्स को बार बार गर्म करके खाते हैं, कॉमनली इस टाइप का डिसीज उनके अंदर भी होता है, क्योंकि जब आप फूड्स को बार बार गर्म करेंगे तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 0 हो जाएगा लगभग। इसके बाद बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। तो फैट सोल्यूबल विटामिन का पहला टाइप है विटामिन ए। इट इज नेम्ड एज रेटिनॉल और ज़ेरोफ्थल। इसको रेटिनॉल या ज़ेरोफ्थल कहते हैं। इट इज कॉल्ड रेटिनॉल और ज़ेरोफ्थल।
और कैरेट, स्पिनच, पपाया, राइप्ड मैंगो, मिल्क, एग, लिवर, कॉड लिवर ऑयल इसके इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। तो विटामिन ए इज कॉल्ड रेटिनॉल एंड इट्स डेफिशिएंसी डिसीज इज द नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहते हैं रतौंधी और ज़ीरोफ्थलीमा। नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोफ्थलीमा इज द डेफिशिएंसी डिसीज। व्हाट हैपेंस इन द नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, शाम के समय जैसे जैसे सनलाइट जाएगी वैसे वैसे दिखाई देना कम होने लगता है। और ज़ीरोफ्थलीमा में कॉर्निया जो रहता है आईज का, उसमें जगह जगह पे क्या होगा, घाव हो जाएगा। ये तो हो गया आपका सेंटर, कॉर्निया में जगह जगह पे घाव हो जाता, छाले जैसा दिखता है स्ट्रक्चर, है ना। तो श्रिंकिंग ऑफ कॉर्निया इज द ज़ीरोफ्थलीमा। तो विटामिन ए इज कॉल्ड रेटिनॉल और ज़ीरोफ्थल, इट्स डेफिशिएंसी डिसीज इज नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोफ्थलीमा। विटामिन डी इज द कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल जो है उसको सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। तो एक इसका इंपॉर्टेंट सोर्स सनलाइट भी है, ध्यान रखना। विटामिन डी और कैल्सीफेरॉल इज कॉल्ड सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन मतलब अगर आप 20 मिनट तक धूप में बैठते हैं तो आपको विटामिन डी मिल सकता है। कॉमनली कोई नहीं बैठता, इसलिए मिल्क से मिल नहीं पाता है, लेकिन इसलिए धूप में बैठने से मिल नहीं पाता है। लेकिन बैठना चाहिए थोड़ी देर तक धूप में, जिससे कि पूरा विटामिन डी मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे टाइप का विटामिन होता है। इसका एक क्लास होता है विटामिन D3। इट इज रिलेटेड विद द मेंटल ग्रोथ। इट इज रिलेटेड विद द मेंटल ग्रोथ। और इसकी कमी से बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर की जो बीमारियां हैं वो विटामिन D3 की कमी के कारण होता है। नॉर्मल लेवल इसका 75 mg के ऊपर होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये 20-25 mg रहता है। तो इसलिए जो है सोचने की क्षमता जो है, वो जो थिंकिंग पावर होती, कई बार बच्चे ऐसा बोलते हैं कि याद तो सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन याद ही नहीं होता है। तो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द विटामिन डी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D3। तो विटामिन D3 के डेफिशिएंसी के कारण ऐसा होता है। इल्यूजन टाइप की चीजें भी आने लगती दिमाग में, अलग अलग चीजें, दुनिया भर की चीजें और अलग अलग टाइप की चीजें आने लगती है। तो ये सारी चीजें आपको सनलाइट से फ्री में मिल सकती है। तो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि D3 की कमी के कारण इल्यूजन तक आने लगते हैं। मेंटली बिल्कुल ऐसा डिप्रेशन टाइप का होने लगता है। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखना है। और इसके बाद विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी डिसीज है वो रिकाइटिस इन चिल्ड्रंस, बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया होती है। ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स। रिकेट्स के अंदर क्या होता है, जो मेन हमारे बोन्स हैं जिन पे हम स्ट्रेंथ दे करके खड़े रहते हैं, ये हड्डियां जो है इस तरीके से झुक जाती है। पोलियो जैसा दिखने लगता है ये, है ना। और इसके बाद ऑस्टोमलेशिया में क्या होता है, जो मेन हमारे बोन्स हैं, इन बोन्स का कैल्शियम झड़ने लगता है। डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स का डिसीज है ऑस्टोमलेशिया। डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स का डिसीज है ऑस्टोमलेशिया। तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और अगर थोड़ा भी कूद गए तो टूट भी सकती हैं। ठीक, तो ये विटामिन डी के बारे में ध्यान रखना है। तो रिकाइटिस इन चिल्ड्रंस एंड ऑस्टोमलेशिया इन एडल्ट्स, ये इसके दो कॉमन डिसीज हैं। उसके साथ साथ इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सनसाइन विटामिन। ओके, अब उसके बाद बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। टोकोफेरॉल भी कहते हैं इसको। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यूटी विटामिन। जितने भी ऑयल सीड्स हैं, वो सभी बीज जिनमें से तेल निकल सकता है, वो सभी इसके सोर्सेस हैं। उसके साथ साथ मिल्क, एग, ये भी विटामिन ई के सोर्स हैं। और डेफिशिएंसी डिसीज है स्टेरिलिटी इन फीमेल्स। स्टेरिलिटी इन फीमेल्स मतलब इन फीमेल्स आसानी से जो है चाइल्ड को बर्थ नहीं कर पाती है ना। चाइल्ड बर्थ नहीं होता फीमेल्स में। और स्किन डिसीजेस भी होते हैं विटामिन ई के कारण। ठीक, तो देयर आर द विटामिन ई इज कॉल्ड टोकोफेरॉल। द डेफिशिएंसी डिसीज इज स्टेरिलिटी इन फीमेल्स। नाउ द विटामिन के। Vitamin K is called phyloquinone.
विटामिन के को कहते हैं फाइलोक्विनॉन। विटामिन के इज नोन एज फाइलोक्विनॉन, और इसका डेफिशिएंसी डिसीज के कारण ब्लड क्लॉट नहीं होता है। मतलब अगर एक बार कहीं घाव लग गया तो पूरा शरीर का ब्लड जो है वो बह जाएगा, और दिस इज कॉल्ड हीमोफीलिया। इसको हम कहते हैं हीमोफीलिया। ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड रहता है विटामिन के, ये ध्यान रखना है। नाम इसका फाइलोक्विनॉन होता है। जो नेटवर्किंग फैक्टर बनता है फाइब्रिनोजेन और जो कैल्शियम आयन मिलकर के जो नेटवर्क बनाते हैं वो नहीं बन पाता है विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण। इसलिए जो है एक बार घाव लगा, अगर कट लगा तो पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो दिस इज अबाउट द विटामिन्स। विटामिन्स के बाद बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स जो है वो ग्रीक वर्ड प्रोटियोसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्राइमरी सोर्स। और हमारी बॉडी में वाटर के बाद अगर सेकंड कोई मेन कंपोनेंट है तो वो प्रोटीन ही है। इट मींस प्राइम और प्राइमरी, प्राइम या प्राइमरी फैक्टर जो हमारी बॉडी में रहता है मेनली, है ना। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। हमारे काम की क्या क्या चीजें हैं, तो प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें NH2 ग्रुप हो और COH ग्रुप भी हो। NH2 ग्रुप हो और COH ग्रुप हो, उसको हम कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन का फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द अल्फा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन पे जिन कंपाउंड में अमाइनो ग्रुप जुड़ा होगा उसको हम कहेंगे अल्फा अमाइनो एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्फा पोजीशन पर जब COH जुड़ा होगा तो देखो ये हुआ का फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, दिस इज द अल्फा पोजीशन। तो अल्फा अमाइनो एसिड के एग्जांपल हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, फिनाइल एलानिन। इट इज ऑल्सो द अल्फा अमाइनो एसिड। ये अल्फा अमाइनो एसिड है, ये हुआ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द अल्फा पोजीशन। तो जब सेकेंड ऑफ एडजेसेंट कोई अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्फा अमाइनो एसिड, और अगर ये फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा और ये उसका एडजेसेंट पे है तो बीटा। और ये देखिए फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, थर्ड पे है तो गामा अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा एंड गामा अमाइनो एसिड। नाउ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं टोटली 20 टाइप के होते हैं। टोटल 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स आर देयर, इन विच 10 इज द असेंशियल एंड 10 इज द नॉन असेंशियल, जिसमें से 10 असेंशियल है और 10 नॉन असेंशियल है। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को एक बार जरूर बहुत ध्यान से बुक से देखना है, ठीक है, क्योंकि आजकल कुछ ना कुछ टिपिकल टाइप की चीजें पूछने की अंदर से कोशिश करते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करना है जितना भी हो जाए। टफ है मुझे पता है, लेकिन कोशिश करना है। तो टोटल 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं, 10 असेंशियल और 10 नॉन असेंशियल। जो हमारी बॉडी नहीं बनाती है वो असेंशियल, आवश्यक, जिसको हमें लेना पड़ेगा बाहर से, कहीं से आवश्यकता है तो हम कहीं ना कहीं से लाएंगे। तो जिसको बाहर से लेंगे, आउटसोर्स करेंगे जिसको, वो है अल्फा, वो है असेंशियल अमाइनो एसिड प्रिपेयर्ड इन बॉडी। प्रिपेयर्ड इन बॉडी, तो उसकी तो हम चिंता ही नहीं करेंगे। जो हमारे शरीर में, वैसे भी हम अपने शरीर की कोई चिंता करते नहीं है ना। जैसा कि लोग कहते हैं कि सबसे पहले खुद से प्यार करो, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट काम होता है ना। लोग दूसरों से प्यार करने के लिए घूमते रहेंगे लेकिन खुद से कभी प्यार नहीं करेंगे, ठीक। तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होता है, जिसको हम आउटसोर्स करते हैं, जिसको बाहर के सोर्सेस से लेते हैं, खाने पीने की चीजों से लेते हैं। और जो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स है, दिस इज प्रिपेयर्ड इन ह्यूमन बॉडी। अब असेंशियल अमाइनो एसिड की लिस्टिंग, तो असेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। पहला वैलिन, नाम याद करना है, स्ट्रक्चर भी देखना है, स्ट्रक्चर भी मैंने बनाए हैं। वैलिन क्या हो जाएगा, 1 2 3 मिथाइल, 1 2 3, तो 2 मिथाइल 2 अमाइनो प्रोपेनोइक एसिड, वैलिन, ल्यूसिन, सब एक ही NH2 और एक ही COH ग्रुप है, ये भी ध्यान रखते हुए चलिए। कई बार ऐसा पूछते हैं कि बेसिक अमाइनो एसिड कौन सा है या एसिडिक कौन सा है,
तो जिसमें एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या अमाइन से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो एसिडिक, और जिसमें ज्यादा अमाइंस होंगे वो बेसिक होगा। तो वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन भी नॉर्मली रहेगा, है ना। फिनाइल एलानीन इज ऑल्सो नॉर्मल अमाइनो एसिड। फिनाइल एनालीन के बाद ट्रिप्टोफैन, तो देखो ट्रिप्टोफैन में ये ग्रुप आ रहा है, यहां से एक NH ग्रुप भी आ रहा है ट्रिप्टोफैन में। इसके बाद थ्रियोनाइन, तो थ्रियोनाइन में सिंगल NH2 ग्रुप है। OH ग्रुप किस में प्रेजेंट रहता है, कभी अलग से पूछेंगे कि OH ग्रुप किस में रहेगा, तो उसका आंसर हो जाएगा थ्रियोनाइन। लाइसिन अब कभी पूछेंगे, मेथियोनाइन आया पहले, तो देखो सल्फाइड लिंकिंग वाला कौन सा है, मिथियोनाइन। सल्फाइड लिंकिंग वाला कौन सा है अमाइनो एसिड, तो मिथियोनाइन। लाइसिन में देखो 2 NH2 ग्रुप आ रहे हैं, देयर इज 2 NH2 ग्रुप एंड सिंगल COH ग्रुप, तो लाइसिन इज द बेसिक अमाइनो एसिड, है लाइसिन। इसके बाद अर्जिनाइन, तो अर्जिनाइन भी बेसिक होगा, अर्जिनाइन इज ऑल्सो बेसिक अमाइनो एसिड, अर्जिनाइन। तो लाइसिन, अर्जिनाइन बेसिक अमाइनो एसिड है। मिथियोनाइन सल्फाइड लिंक्ड अमाइनो एसिड कौन सा है, मिथियोनाइन। लाइसिन और अर्जिनाइन इज द 2 बेसिक, और 10th हो जाएगा हिस्टाडाइन। हिस्टाडाइन इज ऑल्सो हियर, तो NH2COH इज द इन हिस्टाडाइन, तो ये हुआ NH2COH ग्रुप इन हिस्टाडाइन। तो दीज आर द अमाइनो एसिड की ये आपकी लिस्ट हो गई। असेंशियल की लिस्ट मैंने बना दिया है, नॉन असेंशियल का आपको ध्यान रखना है, एक बार उसको भी देख लेना है बुक से। तो वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन के बाद थ्रियोनाइन, मिथियोनाइन, लाइसिन, अर्जिनाइन और हिस्टाडाइन। इट इज द लिस्ट ऑफ द असेंशियल अमाइनो एसिड। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड पर, तो बोथ NH2 एंड COH ग्रुप आर प्रेजेंट, दोनों NH2 और COH समूह पाए जाते हैं, NH2 और COH समूह पाए जाते हैं। बोथ NH2 एंड COH ग्रुप आर प्रेजेंट एंड द कंपाउंड इन विच बोथ NH2 एंड COH ग्रुप इज प्रेजेंट, मतलब एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, विच इंटरनली रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट, जो कि आपस में आंतरिक क्रिया करके लवण बनाता है, इंटरनली रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट, एंड दिस सॉल्ट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। इस सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। तो ज्विटर आयन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ज्विटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द ज्विटर आयन, व्हेन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ एसिड एंड बेस ग्रुप, जब किसी कार्बनिक यौगिक में अम्ल और क्षार दोनों समूह उपस्थित होते हैं, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म इंटरनल सॉल्ट, और वो आपस में क्रिया करके आंतरिक लवण बनाते हैं। दिस इंटरनल सॉल्ट इज कॉल्ड ज्विटर आयन। इस इंटरनल सॉल्ट को हम ज्विटर आयन कहते हैं। देखो ज्विटर आयन्स आर न्यूट्रल डाइपोलर। ज्विटर आयन कैसे होते हैं, न्यूट्रल डाइपोलर। ज्विटर आयन्स आर न्यूट्रल dipolar depending on pH of solution of amino acid, donate H plus or accept proton, donate or accept proton। ये प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ये टॉपिक फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। देखो एसिडिक, पहले तो ज्विटर आयन देखो, ये है ज्विटर आयन। अब अगर आप एसिडिक मीडियम में इसको डालोगे, मतलब जहां H प्लस ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये OH वाला हिस्सा H प्लस को ले लेगा। तो H प्लस को ले लिया तो ये क्या हो गया, COH हो गया। अब ये कैसा है, थोड़ी देर के लिए अनचार्ज है, अनचार्ज हो गया ना। तो एसिडिक मीडियम में क्या हो गया, अनचार्ज हो गया। एसिडिक मीडियम में ये क्या हो गया, अनचार्ज हो गया। अब यहां पे ये हिस्सा अनचार्ज हो गया, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव किधर जाता है, नेगेटिव पोल की तरफ। नेगेटिव पोल को आप क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये किधर को जाएगा, ये वाला ज्विटर आयन किधर को मूव करेगा, टुवर्ड्स कैथोड। तो ज्विटर आयन एसिडिक मीडियम में नेगेटिव पोल की तरफ जाएंगे, एसिडिक मीडियम में
नेगेटिव पोल की तरफ जाएंगे, क्योंकि एसिडिक मीडियम में उसको H+ मिलेगा, H+ ले लेगा तो COH हो गया, तो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, बचा क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा। ओके, और अल्कालाइन मीडियम की अगर बात करें तो अल्कालाइन मीडियम ये हुआ आपका NH2COH, ये ज्विटर है, और ये अल्कालाइन मीडियम। अल्कालाइन मीडियम में OH आयन है, तो क्या करेगा, एक प्रोटॉन यहां से ये इसको डोनेट कर देगा, तो प्रोटॉन डोनेट किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये पार्ट कैसा हो गया, इसका न्यूट्रल हो गया, और यहां पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज वाला ज्विटर आयन किधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव पोल की तरफ जाएगा मतलब किधर, एनोड की तरफ शिफ्ट होगा। पॉजिटिव पोल किधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव पोल मतलब एनोड की तरफ शिफ्ट होगा, एनोड की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एट certain pH, amino acid molecule exists as a zwitter ion. It is neutral when current pass through the solution of zwitter ion. It does not move towards any electrode. तो जिस pH वैल्यू पर वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाएगा, जिस pH वैल्यू पर वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट शो नहीं करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, दैट पर्टिकुलर pH वैल्यू इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जिस पर वो कोई इलेक्ट्रिक मूवमेंट शो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उसको हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। समविभव बिंदु कहते हैं हिंदी में इसको, समविभव बिंदु, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो 3 जगह पर बॉन्डिंग को ध्यान रखना है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बताया था मैंने आपको, जिससे ग्लूकोज की 2 यूनिट आपस में जुड़ती है, जिससे पॉलीसैकेराइड की जैसे स्टार्च भी बना तो क्या है, स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो जब पॉलीसैकेराइड बना तो भी जिसमें ग्लूकोज की 2 यूनिट आपस में जुड़ती है, या कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोमर यूनिट है, मोनोसैकेराइड यूनिट जिसमें आपस में कंसल्ट होती है जिस बॉन्ड से, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जब अमाइनो एसिड की 2 यूनिट जिस केमिकल बॉन्ड से आपस में कंबाइंड होती है, अमाइनो एसिड की 2 यूनिट आपस में जिस केमिकल बॉन्ड से कंबाइंड होती है, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड बाय विच 2 अमाइनो एसिड यूनिट्स आर कंसर्न टुगेदर इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। जब वो केमिकल बॉन्ड जिसके थ्रू 2 अमाइनो एसिड की यूनिट आपस में कंबाइंड करती है, 2 अमाइनो एसिड की यूनिट आपस में कंबाइंड करती है, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड। और पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं केमिकली अमाइड होते हैं, CONH ग्रुप आ रहा है, तो पेप्टाइड्स आर केमिकली अमाइड। पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं उनका केमिकल नेचर कैसा होता है, अमाइड जैसा होता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ज्विटर आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेप्टाइड बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड की यूनिट जिस बॉन्ड से आपस में कंसर्ट करेगी, एक दूसरे से जुड़ेगी, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। ओके, अब बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। बात हो गई, तो पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर था वो, उसका कोई काम नहीं है। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, तो फिर से ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। फाइबरस, तो फाइबरस जैसे सिल्क, हेयर्स, आप हेयर को ध्यान रख लो। फाइबरस हेयर कैसा, सीधा सीधा हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं हेयर में पार्टिकल्स। और हेयर पानी डालने के बाद अगर सॉल्युबल होता तो बह जाता, पूरे बाल बह जाते हैं इंसान के, है ना, लेकिन बचे रहते हैं, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो फाइबरस प्रोटीन का एग्जांपल, तो फाइबरस प्रोटीन क्या होगा, जिसमें जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन है हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फॉर्म लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। धागे के समान संरचना
के रूप में रहते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं। इसलिए बाल को कभी खींचो तो देखोगे खींचने पर वो खींचता जाता है, थोड़ा सा पहले थोड़ा खींचेगा, थोड़ा पतला होगा, फिर टूटेगा और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आगे भी बढ़ जाता है। ठीक, और इनसोल्युबल इन वाटर होता है। तो हेयर, सिल्क, हॉर्न, जानवरों के सींग, वुड, फेदर्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब जो है फाइबरस प्रोटीन के एग्जाम्पल है। नाउ द ग्लोब्यूलर्स। तो ग्लोब्यूलर्स मतलब ऐसे ध्यान रखो, इंसुलिन इज द ग्लोब्यूलर। इंसुलिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बनता है। कौन बनाता है? बीटा सेल बनाती है। बीटा सेल बनाती है पैनक्रियाज के आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पर मिलने वाले बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं। और इंसुलिन कैसा होगा? वाटर सोल्यूबल होगा, क्योंकि इसको क्या होना है, जहां पे इंसुलिन ज्यादा और जहां पे कम, लो कंसंट्रेशन, तो वहां पे क्या करेगा? डिफ्यूज करके जाएगा। अगर बाल जैसे स्ट्रक्चर होंगे लंबे लंबे तो डिफ्यूज कहां से जाएगा, कैसे बॉडी में, है ना? इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो इट इज इन फॉर्म ऑफ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर। फॉर्म ऑफ फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधे एग्जांपल ही पूछ लेते हैं कि इंसुलिन किस प्रोटीन का एग्जांपल है। तो इंसुलिन, हेमोग्लोबिन, अल्ब्यूमिन, इट इज ऑल ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ये सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन के एग्जांपल हैं। इट इज एग्जांपल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी जो हमने बनाया था शुरू में CONH, तो जिसमें इस तरीके से सिंपली लाइन या चेन स्ट्रक्चर बनता जाएगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स, जैसे किसी स्प्रिंग को क्वाइल कर दो आप तो ये अल्फा हेलिक्स हो गया। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है बीटा शीट स्ट्रक्चर। ऐसी शीट जैसी स्ट्रक्चर भी बनती है सेकेंडरी प्रोटीन की। और अगर दो जो आपके स्प्रिंग हैं, दो स्प्रिंग को एक साथ मिला दो तो आपका बन जाएगा टर्शियरी प्रोटीन। और अगर इसको वापस से फोल्ड कर दो, दो स्प्रिंग को आपने फोल्ड किया, बहुत सारे स्प्रिंग को एक उल्टा वापस फोल्ड कर दो तो बन जाएगा क्वाटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये टर्शियरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर्स की थोड़ी थोड़ी डायग्राम। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सिंपल रहता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट दो फॉर्म में रहता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर दो स्प्रिंग्स को एक साथ जोड़ दिया और अगर उसको वापस से उल्टा करके फोल्ड कर दिया तो बन जाएगा क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ऐसे ही ध्यान भी रखना है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, इसके बारे में एक बार रीडिंग कर लेते हैं हम लोग। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। किसको डिस्क्राइब करता है? इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ऑल्सो डिस्क्राइब द डाइसल्फाइड बॉन्ड इफ इट इज प्रेजेंट। कंडीशन डाल दिया कि अगर वो प्रेजेंट है तो, डाइसल्फाइड बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो, बॉन्ड इफ इट इज प्रेजेंट। फंक्शन एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन इज डिपेंड्स ऑन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो फंक्शन और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी जो है वो प्राइमरी अमाइनो एसिड, प्राइमरी स्ट्रक्चर से डिटरमाइन होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्क्राइब अबाउट द मैनर इन विच डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड, अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड विच स्टेबलाइज द प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो दो काम करेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अबाउट द मैनर ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर फोल्डेड, about the nature of bond which stabilize the protein structure. ओके, और ये दो टाइप का होता है जैसा मैंने आपको बताया, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। तो अल्फा हेलिक्स में क्या ध्यान रखना है? इट इज अ टाइटली पैक्ड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जैसे स्प्रिंग है, वेयर विच अमाइनो एसिड साइड चेन एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, जिसमें अमाइनो एसिड थोड़ी सी एक्सटेंडेड रहती है। जैसे ये आपका हो गया चैन, तो इस तरीके से एक्सटेंडेड रहती है, वन साइड एक्सटेंडेड रहती है। अल्फा हेलिक्स स्टेबलाइज्ड बाय द एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हर CO और NH के बीच में, जैसे यहां पे CO है और यहां पे NH है, तो देयर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। Each turn of alpha helix contain 3.6
अमाइनो एसिड एंड ट्रेवल विद अ डिस्टेंस ऑफ 0.54 नैनोमीटर। इतना डेप्थ में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ध्यान रख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ 0.4 नैनोमीटर। द राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स इज मोर स्टेबल देन लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। कभी पूछ सकते हैं इसको, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो होता है वो मोर स्टेबल होता है जो है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स से। ओके, that is about the beta sheet structure. Beta pleated sheet structure are composed of 2 or more segment of fully extended peptide chain, जिसमें peptide chain जो होती है वो fully extended रहती है इस तरीके से। आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो था पहला अल्फा क्वाइल्ड, तो अल्फा क्वाइल्ड ऐसी रहती है, अगर ये राइट लेफ्ट हैंडेड रहेगी तो ऐसी रहेगी। अब बीटा शीट कैसी है, फुली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें CO और NH के बीच क्या बनेगा, पेप्टाइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर रहता है, फुली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन होती है। टर्सरी स्ट्रक्चर, द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ये है, एक और इसमें आ गया, एक और स्प्रिंग के साथ एक और स्प्रिंग आपने मिला दिया, तो इस तरीके से बनेगा टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द मेन फोर्स स्टेबलाइज द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो फोर्स स्टेबलाइज करते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन को, द फोर्सेस विच स्टेबलाइज द 2 डिग्री 3 डिग्री प्रोटीन्स आर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड वैन डर वाल फोर्सेस एंड ऑल्सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आएगा यहां पे। और उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे आप 2 स्प्रिंग को पहले मिलाओ और फिर उसको वापस से फोल्ड करके मिला दो, नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करके मिला दो। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन इज अगेन इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का वो डीनेचुरेट नहीं होता है। ओके, इन बायोलॉजिकल सिस्टम प्रोटीन इज फाउंड इन अ यूनिक डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। इसकी जो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उस समय इसको हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं। बाय फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर disturbed due to the globule unfold and helix get uncoiled and protein lost the biological activity। केवल ये ध्यान रखना है, कुछ केमिकल या फिजिकल चेंजेस के कारण जब ये अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है तो इसको हम क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और कहां कहां पे देखने को मिलेगा, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर। 2 डिग्री और 3 डिग्री मतलब सेकेंडरी और टर्शरी प्रोटीन में ये देखने को मिलेगा आपको। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डू नॉट शो द डीनेचुरेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है डीनेचुरेट नहीं होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में डीनेचुरेशन का फिनोमेना नहीं होता है। तो इट इज अबाउट प्रोटीन्स। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड, द एसिड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल living cell is responsible for transmission of inherent character also called heredity। तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी बॉडीज होगी जो कि क्या करती है, अनुवांशिक लक्षणों को, जेनेटिकल कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर कैरी ऑन करती है। ठीक है, तो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ये। द particle in nucleus of cell responsible for heredity are called chromosomes। तो जो पार्टिकल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जेनेटिकल कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं। और दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो क्रोमोसोम्स के थ्रू जाएगा। क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए रहता है, जीन्स रहते हैं बेसिकली, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिस्टर। किसने डिस्कवर किया न्यूक्लिक एसिड को? फ्रेडरिक मिस्टर ने। 2 टाइप का होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए।
तो डीऑक्सी मतलब यहां पे ऑक्सीजन नहीं है ऐसे पहचानना है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यहां ऑक्सीजन है तो डीऑक्सी, और आरएनए को क्या कहते हैं, बीटा डी राइबोज शुगर, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। क्या मतलब आप लोगों ने सबने बायोलॉजी में भी सब चीजें पढ़ के रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड गिव वन पेंटोज शुगर। क्या क्या बना के देता है हाइड्रोलिसिस पर, एक पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। तो न्यूक्लिक एसिड का जो कंपोजिशन है वो कैसा है, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, है ना, बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इट कंटेन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। और उसके बाद न्यूक्लियोसाइड की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, बेस प्लस शुगर होता है, बेस प्लस शुगर, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स में बीएसपी पूरा रहता है, ध्यान रखेंगे, ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, बीएसपी। हमारे देश में एक पार्टी भी है ऐसी, है ना, बहुजन समाज पार्टी। तो बीएसपी इज द न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोसाइड में क्या रहता है, बेस प्लस शुगर। अब बात करेंगे टाइप ऑफ बेसेस के बारे में, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरिन बेस और पायरिमिडीन बेस, प्यूरिन बेस एंड पायरिमिडीन बेस। तो बेसिस को मैंने कैसे जमाया, देखो ऐसे लिख दिया मैंने, डीएनए आरएनए को जैसे लिखते हैं एटीजीसी, एटीजीसी। तो ए इसको कट कर दीजिए यहां से, एडिनाइन और ग्वानाइन दो क्या है, प्यूरिन बेस है, थायामाइन साइटोसिन। और अगर आरएनए होगा तो थायामाइन की जगह पे क्या होता है, यूरासिल, थायमाइन की जगह पे आरएनए में क्या होगा, यूरासिल आर द पायरिमिडीन बेसिस। तो क्लियर हो गई बात, एडिनाइन एंड ग्वानिन इज द प्यूरिन बेस, adenine and guanine is the purine base, where thymine, cytosine and uracil are the pyrimidine bases. Okay, अब उसके बाद वन बाय वन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। एडिनाइन इज द 6 अमाइनो प्यूरिन, एक बार स्ट्रक्चर आ चुका है इसलिए ध्यान रखना है। ग्वानाइन इज द 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। इसके बाद पायरिमिडीन बेसिस और प्यूरिन बेसिस का है, तो क्लासिफिकेशन हो गया। यूरासिल क्या होता है, 2,6 डाईऑक्सी, 2,6 डाईऑक्सी पायरिमिडीन, 2,6 डाईऑक्सी पायरिमिडीन। साइटोसिन 6 अमाइनो 2 ऑक्सो पायरिमिडीन। थायामाइन, थायामाइन का ही स्ट्रक्चर पूछा भी था एम्स के एग्जाम में, एक बार थायामाइन का स्ट्रक्चर पूछ चुके हैं इसलिए ये बताना पड़ रहा है, हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड है। 2,6 डाईऑक्सी 5 मिथाइल pyrimidine, 2,6 dioxy 5 methyl pyrimidine is the thiamine. Now the connectivity, तो nucleotides are linked with phosphate diester bond, phosphodiester bond से जुड़े होते हैं, phosphodiester bond, और जो कि 3rd और 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर पर जुड़ता है। 3rd और 5th कार्बन इसीलिए 3 और 5 बोलते हैं इसको, है ना। 3rd और 5th कार्बन पर जब स्ट्रक्चर पे जाते हैं ना, जैसे स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो ये 3rd और 5, तो 5 से स्टार्ट होगा तो 3 पे फिनिश होगा, 3 पे स्टार्ट होगा तो 5 पे फिनिश होगा, ऐसा रहता है ये, ठीक। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखना है। 3rd और 5th कार्बन पे इसकी लिंकिंग रहती है फॉस्फोडाइएस्टर की, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसको वॉटसन और क्रिक ने दिया था, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। और क्या क्या बातें ध्यान रखना है इसमें, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, द स्टैंड और एंटी पैरेलल 1 स्टार्ट 5 to 5 से स्टार्ट करेगा, 5 कार्बन से, तो 3 पे एंड करेगा, 3 से स्टार्ट करेगा तो 5 पे एंड करेगा, ठीक है। द ब्रेड्थ ऑफ द डबल हेलिक्स इज 20 आर्मस्ट्रॉन्ग, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो कितना रहेगा, 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का रहेगा, दोनों के बीच में 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस होगा। और एक
जो सीक्वेंस होता है इसका, उसमें कुल 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। ईच टर्न ऑफ हेलिक्स इज 34 आर्मस्ट्रांग। कितने का टर्न रहता है? 34 आर्मस्ट्रांग का, जिसमें कुल टोटल 10 बेस पेयर रहते हैं। एक हेलिक्स के अंदर टोटल 10 बेस पेयर रहेंगे और हर बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.4 आर्मस्ट्रांग होगा। दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो है वो 3.4 आर्मस्ट्रांग होगा। जैसे जी ट्रिपल बॉन्ड सी से जोड़ेगा, ग्वानिन साइटोसाइन से जोड़ेगा, जी सी से, और ए टी से जुड़ेगा। दीज बॉन्ड्स आर द हाइड्रोजन बॉन्ड, और जिन बॉन्ड से ये जुड़ता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके। इसके बाद आरएनए, इट इज पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है और हेल्ड टुगेदर बाय 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सिंगल स्टैंड होता है। बेसिस कौन से होते हैं? AUGC। थाइमाइन is replaced by uracil in RNA, तो this is important point। टोटल 3 टाइप का होता है, mRNA, tRNA और rRNA राइबोसोमल, और राइबोसोमल RNA का कॉम्पोजिशन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो DNA जो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और RNA इज द राइबोज न्यूक्लिक एसिड। DNA न्यूक्लियस में होता है, RNA इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा। DNA जो है डबल हेलिक्स होता है, RNA इज द सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। RNA कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। DNA में बेसिस हैं ATGC और RNA में बेसिस हैं AUGC। DNA का काम होता है ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एंड RNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। RNA का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक है। और DNA में पावर ऑफ रिप्लिकेशन होता है, मतलब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से DNA बढ़ सकता है, और RNA में कोई पावर ऑफ रिप्लिकेशन नहीं होता। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द बायोमॉलिक्यूल्स। अब बात करेंगे अगले लेक्चर में केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ के बारे में।